Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. हेलो एंड वेलकम टू एडुराइज इंडिया। स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, रिलेटिव डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है, वेपर डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। अब इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। कोई भी केमिकल रिएक्शन कुछ सर्टेन लॉ को फॉलो करता है और वो लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या? अगर लॉ ऑफ कोई सर्टेन अगर केमिकल रिएक्शन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा तो क्या वो केमिकल रिएक्शन वैलिड होगा कि नहीं होगा? तो पहले हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे आते हैं। क्या है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, क्या डिस्कस कर रहा है, क्या किस डिटेल्स में वो एक्सप्लेन कर रहा है, किस मैटर को एक्सप्लेन कर रहा है, वो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन रिमेन कंजर्व्ड। Mass can neither be created nor be destroyed. It can be changed from one form to another form. आप लोगों ने क्या समझा इस स्टेटमेंट से कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का मास जो है वो कंजर्व होगा, न मास बढ़ेगा न मास घटेगा। मीन्स कि जितना मास हम लोग लेकर चल रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट में उतना ही मास होगा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? यूनिवर्स का एनर्जी कंजर्व रहता है, ना एनर्जी हम क्रिएट कर सकते हैं ना एनर्जी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सिमिलर वे में कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है किसी कंटेनर में, क्लोज कंटेनर में, तो उस केमिकल रिएक्शन का मास कंजर्व होगा। इनिशियल मास इक्वल टू फाइनल मास, इनिशियल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू फाइनल मास ऑफ प्रोडक्ट। और इसको लेकिन ये तभी फॉलो होगा जब दो टर्म एंड कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। पहला टर्म एंड कंडीशन क्या है कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। जब रिएक्शन बैलेंस होगा तभी ये फॉलो करेगा। और दूसरा है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द रिएक्शन टेक प्लेस इन क्लोज कंटेनर। यानी कि बैलेंस जब होगा और जब क्लोज कंटेनर में होगा तभी जाके ये रिएक्शन, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है और केमिकल रिएक्शन फॉलो करेगा। तो पहले हम लोग दो कंडीशन लेके चलेंगे। पहला कंडीशन कि कोई केमिकल रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है? और दूसरा बैलेंस्ड है, तब हम देखेंगे क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए, पहला कंडीशन है अनबैलेंस्ड। N2 जब H2 से रिएक्ट कर रहा है तो अमोनिया दे रहा है। N2 रिएक्ट विथ H2 गिव्स यू अमोनिया। ये बैलेंस नहीं है। नाइट्रोजन N2 कितना ग्राम लिए हम? दो नाइट्रोजन 28 ग्राम और दो हाइड्रोजन 2 ग्राम। इनिशियली मास कितना हो गया? 30 ग्राम। नाइट्रोजन और अमोनिया का टोटल वेट कितना है? 14 प्लस 3 17 ग्राम। तो 30 ग्राम लिए हुए थे और 17 ग्राम प्रोड्यूस हुआ है। इसका मतलब कि 13 ग्राम मास गया कहाँ? कहाँ लॉस हुआ? तो ये लॉस इसलिए हुआ है क्योंकि ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। अगर ये बैलेंस होता तो लॉस नहीं होता मास में। तो चलिए देखिए बैलेंस रिएक्शन। अब हम लोग इसी रिएक्शन को बैलेंस किए तो नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन बोथ कंबाइंड टू फॉर्म अमोनिया, 2 मोल ऑफ अमोनिया। नाइट्रोजन इधर 2 है और ये हम लोग बैलेंस किस मेथड से किए हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड से, क्योंकि बैलेंसिंग का बहुत सारा मेथड है। जब आप लोग आगे पढ़ोगे रिडॉक्स रिएक्शन
तो उसमें बैलेंसिंग का मेथड है दो, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो हम लोग पहले हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे क्योंकि वो अभी टॉपिक आने में अभी बहुत समय है। तो नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया दे रहा है। 28 ग्राम नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन का वेट 6 ग्राम, टोटल कितना है 34 ग्राम। अमोनिया, एक अमोनिया मॉलिक्यूल का वेट है 14 + 3, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा 2 × 14 + 3 34। इट क्लियरली शोन कि 34 ग्राम हम लिए थे, 34 ग्राम प्रोड्यूस हुआ है। ना मास इंक्रीज किया है ना डिक्रीज किया है, मास जितना लिए थे उतना ही मास फाइनल मिला, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसी को हम लोग कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेकिन ये रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है, जब तक बैलेंस नहीं होगा केमिकल रिएक्शन, तब तक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं करेगा। और जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं करेगा तो केमिकल रिएक्शन वैलिड नहीं होगा। तो इसके लिए दो टर्म एंड कंडीशन चाहिए। पहला टर्म एंड कंडीशन कि बैलेंस होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड, और दूसरा केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन क्लोज कंटेनर। क्लोज कंटेनर क्यों? कि जब हम ओपन कंटेनर में अगर लेकर चलेंगे तो अमोनिया गैस है, गैस क्या हो जाएगा कंटेनर से एस्केप कर जाएगा, तो देयर इज लॉस इन मास। तो जब तक क्लोज कंटेनर नहीं होगा तो कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके ना बच्चों, क्लियर, समझ में आया, अच्छी तरह से समझ में आया। अब इस पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। क्वेश्चन है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग प्रोड्यूस 44 ग्राम CO2, कैलकुलेट द वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस। इस रिएक्शन में जो कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा उसका वेट कितना होगा? तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे हम, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में होता है, जब इसको हीट करेंगे हम तो क्या देगा? कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को चेक करना है कि ये रिएक्शन क्या बैलेंस्ड है, तभी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यूज करेंगे। तो एक कैल्शियम इधर है, एक कैल्शियम इधर, एक कार्बन इस साइड, एक कार्बन भी उस साइड, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, मीन्स कि बैलेंस्ड है। बैलेंस है तब हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यूज करेंगे। 100 ग्राम था ये 100 ग्राम। CO2 कितना प्रोड्यूस हुआ है? 44 ग्राम। मान लीजिए ये x ग्राम, तो इनिशियल मास इक्वल टू फाइनल मास। इनिशियल मास कितना है? 100 ग्राम, फाइनल मास x प्लस 44 ग्राम, x ग्राम प्लस 44 ग्राम, तो x ग्राम कितना आ जाएगा? 56, यानी कि x का वैल्यू कितना होगा? 56। जितना इधर मास उतना इधर मास। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये लॉ वैलिड कब होगा? जब रिएक्शन बैलेंस्ड होगा। वैलिड कब होगा? जब रिएक्शन क्लोज कंटेनर में होगा। तो x का वैल्यू मीन्स कि कैल्शियम ऑक्साइड का वैल्यू कितना आ गया? 56 ग्राम। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आई? अब हम लोग नेक्स्ट लॉ पे आ रहे हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफिनिट प्रोपोर्शन। नाम से ही क्लियर है, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफिनिट प्रोपोर्शन। पहले आप लोग इसका स्टेटमेंट देखो। स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय मास irrespective of their source or method of preparation. According to this law, given compound, कोई भी given compound है, always contain exactly the same proportion of the constituent element, same proportion by constituent element, किस रेशियो में? बाय मास के रेशियो में। अब एक एग्जाम्पल से आप लोग को इसको मैं समझाऊंगा। जैसे वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है?
वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है 2/16 मीन्स कि 1:8। ये वाटर आप कहीं भी लो, कहीं से भी लो, या तो जुपिटर से लो या मार्स से लो या मून से लो या अर्थ के किसी जगह से लो, अर्थ के सरफेस पे कहीं से भी वाटर लो, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो होगा वो हमेशा ऑलवेज 1:8 रेशियो में होगा। या इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स या मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किसी भी वे में, किसी भी मेथड से आप वाटर का प्रिपरेशन करो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना लेकर चलना पड़ेगा, डिफिनेट, यानी कि 1:8। अगर हम 1:8 की रेशियो में लेकर चलेंगे तभी वाटर का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ये डिफिनेट है। वाटर तभी बनेगा जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हम 1:8 के रेशियो में लेके चलेंगे, प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है ना। तो फिर से आप लोग एक बार स्टेटमेंट पढ़ो कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय मास। जो जिस एलिमेंट से बना है कंपाउंड, उसका जो हम प्रोपोर्शन लेंगे बाय मास वो हमेशा फिक्स होगा किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए, और ये जो रेशियो है ये चेंज नहीं करेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट या डिफिनिट प्रोपोर्शन। क्वेश्चन देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है कि 1.8 ग्राम ऑफ मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 3 ग्राम ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड एंड अनदर 1.5 ग्राम ऑफ सेम मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2.5 ग्राम ऑफ द मेटेलिक ऑक्साइड। अब मुझे शो करना है, आप लोग को शो करना है कि ये जो डेटा जो दिया हुआ है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कैसे आप लोग प्रूफ करोगे कि ये जो डेटा जो दिया हुआ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो कैसे हम लोग इसको शो करेंगे, तो चलिए, पहला जो मेटेलिक ऑक्साइड है उसमें मेटल का वेट कितना है, मेटल का वेट कितना है 1.8 ग्राम। अब मेटल ऑक्साइड का वेट कितना है 3 ग्राम, तो ऑक्सीजन का वेट कितना हो जाएगा 3 माइनस 1.8 1.2 ग्राम। तो मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो कितना हो जाएगा, मास का रेशियो कितना हो जाएगा 1.8 डिवाइडेड बाय 1.2, 3/2, यानी कि 3:2 रेशियो फर्स्ट मेटेलिक ऑक्साइड में। अब सेकेंड मेटेलिक ऑक्साइड में सेम मेटल ऑक्साइड है, उसमें देखिए मास ऑक्सीजन का, मास मेटल का और ऑक्सीजन का रेशियो क्या सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आएगा तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा। देख लो 1.5 है, मेटल का वेट कितना है 1.5 ग्राम, मेटल ऑक्साइड कितना है 2.5 ग्राम, तो ऑक्सीजन का वेट कितना हो जाएगा 2.5 माइनस 1.5 दैट इक्वल टू 1 ग्राम। तो मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो कितना हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 3/2। दैट मीन्स रेशियो ऑफ मेटल एंड ऑक्सीजन विल बी 3:2। तो इसमें भी मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो 3:2 है, और इस मेटेलिक ऑक्साइड में भी मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो 3:2 है। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जितना ये डेटा है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड में जो मेटल और ऑक्सीजन है वो किसी भी कंडीशन में वो चेंज, उसका रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग बनाओगे तो और अच्छी तरह से क्लियर होगा, समझ में आएगा कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन करेंगे, है क्या, किस कंडीशन में इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये सारा लॉ जितना है वो सारा इंपॉर्टेंट लॉ है। मल्टीपल प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ टू, ये लॉ क्या करता है कि अगर दो डिफरेंट एलिमेंट है, मान लीजिए कि एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये है, ठीक है ना। 2
two different elements combined to form more than one compound, in which if mass of one element remain fixed, then ratio of mass of other element must be simple whole number ratio. According to this law, when two different elements combine to form more than one compound, in which mass of one element remain fixed, किसी भी एक एलिमेंट का मास अगर फिक्स है, then the proportion of the mass of other element in this compound is always simple whole number ratio. अगर फिक्स है तब दूसरे एलिमेंट का जो मास का रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर में होगा, सिंपल होल नंबर में होगा। फिर से आप लोग समझो इसको, टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड इन विच if mass of one element remain fixed, then ratio of mass of other element must be simple whole number ratio. Then we say all these data follow law of multiple proportion. चलिए अब इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट एलिमेंट है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके वाटर भी बना रहा है और H2O2 भी बना रहा है, जिसमें हाइड्रोजन का मास इस वाटर में भी 2 ग्राम है और इसमें भी 2 ग्राम है। मीन्स कि दोनों का मास फिक्स है, दोनों कंपाउंड में हाइड्रोजन का मास क्या है, फिक्स है। तो ऑक्सीजन का मास का रेशियो 16:32 यानी कि 1:2। ये सिंपल होल नंबर में आया, सिंपल होल नंबर रेशियो है। इसका मतलब क्या है कि ये जो डेटा है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। अगर ये सिंपल होल नंबर में नहीं आता तो हम कहते कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है ना बच्चों। फिर एक और एग्जांपल आप देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके 3 डिफरेंट कंपाउंड बना रहा है, N2O, N2O3, N2O4, इन विच अगर नाइट्रोजन का मास इन तीनों में सेम है, ऑब्वियसली सेम है, 28 ग्राम 28 ग्राम 28 ग्राम। ऑक्सीजन इसमें कितना है, 16 ग्राम, इसमें कितना है, 48 ग्राम। N2O4 में ऑक्सीजन कितना है, 64 ग्राम। अब इस ऑक्सीजन का जो मास का जो ऑक्सीजन का रेशियो होगा 16:48:64, 1:3:4। ये क्या है, सिंपल होल नंबर में। मीन्स कि ये जो तीनों का तीनों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। मीन्स कि N2O3 एंड N2O4 फॉलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया, अच्छी तरह से आया। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ही हम लोग डेफिनेट प्रोपोर्शन भी करते हैं। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, किस कंडीशन में ये यूज होगा, किस कंडीशन में ये वैलिड होगा, ये क्लियर हुआ आप लोग का। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, तो नेक्स्ट चलने से पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ये आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन में है कि देयर आर 2 कॉमन ऑक्साइड ऑफ सल्फर, वन ऑफ विच कंटेन 50% ऑक्सीजन बाय वेट एंड अदर almost exactly 60%. The weight of sulfur which combined with 1 gram of oxygen are in the ratio of, किस रेशियो में होगा, इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम, चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 2 कॉमन ऑक्साइड ऑफ सल्फर, एक सल्फर का ऑक्साइड है, सल्फर और ऑक्सीजन से मिलके कंबाइन करके 2 कंपाउंड बना रहा है, सल्फर ऑक्साइड पहला और दूसरा, जिसमें ऑक्सीजन वन ऑफ विच कंटेन 50% ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन कितना है, 50% मीन्स कि 50 ग्राम, तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 ग्राम।
और जो सेकेंड जो सल्फर ऑक्साइड है उसमें ऑक्सीजन कितना है 60 ग्राम, 60% में 60 ग्राम, तो ये कितना होगा 40 ग्राम। अब अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, गिवन प्रॉब्लम, इफ 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, अगर 1 ग्राम ऑक्सीजन होगा दोनों में, तो सल्फर भी कितना होगा, सल्फर कितना होगा, इसमें 1 ग्राम, इसमें कितना हो जाएगा 40/60 ग्राम। तो अब सल्फर का जो मास का रेशियो होगा, फर्स्ट सल्फर ऑक्साइड में सल्फर का कंपाउंड और सेकेंड सल्फर के कंपाउंड में जो मास का रेशियो होगा सल्फर का, वो कितना हो जाएगा, तो 1/40/60 दैट विल बी इक्वल टू 6/4 यानी कि 3:2। तो सल्फर का जो रेशियो होगा वो कितना होगा बच्चों 3:2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कब आया था लाइट में, 1792 में। इनके अकॉर्डिंग दो डिफरेंट एलिमेंट है, दो डिफरेंट एलिमेंट किसी फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट से रिएक्ट करके कंपाउंड बना रहा है, तो इन दोनों से जो डिफरेंट एलिमेंट का जो मास का रेशियो होगा और जो डायरेक्टली जो कंबाइन करके मास का रेशियो जो निकलेगा, अगर वो दोनों रेशियो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर फिक्स्ड है, सेम है, सिंपल होल नंबर में है, तो हम कहेंगे कि ये तीनों कंपाउंड जो है वो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन से एक दूसरे से जुड़ा है। ये आप लोग को जब तक हम एग्जाम्पल से समझाएंगे नहीं तो क्लियर नहीं होगा। लेकिन आप लोग एक बार इसका स्टेटमेंट पढ़ो तो, कि द रेशियो ऑफ द मास ऑफ टू एलिमेंट ए एंड बी दैट कंबाइंड सेपरेटली with a fixed mass of थर्ड एलिमेंट C का मास क्या है, फिक्स्ड है, इज आइदर द सेम और सम सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो ऑफ द masses in which A and B combine directly with each other, ये लैंग्वेज टफ है, लेकिन आप लोग इसको इजी वे में समझ जाओगे जब मैं एग्जांपल दूंगा। फिर से एक बार इस स्टेटमेंट को आप लोग पढ़ो, द रेशियो ऑफ द मासेज ऑफ टू एलिमेंट ए एंड बी दैट कंबाइंड सेपरेटली विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ थर्ड एलिमेंट सी is either the same or some simple multiple of the ratio of the masses in which A and B combine directly with each other। यही आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। तो अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम लोग लेकर चल रहे हैं। ऑक्सीजन एंड कार्बन टू डिफरेंट एलिमेंट है, रिएक्ट विथ थर्ड एलिमेंट H which are fixed। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा, वाटर। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा 1:8। और कार्बन और हाइड्रोजन मिलके CH4 बना रहा है। इस CH4 में हाइड्रोजन और कार्बन का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 1:3। तो इनडायरेक्टली कार्बन, इन दोनों से कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो कितना आएगा 3:8 इनडायरेक्टली। और C जब O2 से रिएक्ट करके CO2 बनाएगा, इसमें C कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा 12/32 which is equal to 3:8। तो डायरेक्टली भी कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है
मास का रेशियो है 3:8 है, और इनडायरेक्टली भी जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो है 3:8 है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि H2O, CH4 और CO2 आर कनेक्टेड टुगेदर विथ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसमें कि कार्बन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट एलिमेंट है और थर्ड फिक्स एलिमेंट हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन इसके साथ भी फिक्स मास के साथ कंबाइन कर रहा है और इसके साथ भी फिक्स मास 1:8 और 1:3। इसका 1 ग्राम होगा तो इसका 8 ग्राम, हाइड्रोजन का इसमें 1 ग्राम होगा तो इसका 3 ग्राम। तो इन दोनों से कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा 3:8 आया इनडायरेक्टली। और जब डायरेक्टली जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 3:8, तो डायरेक्टली भी 3:8 है और इनडायरेक्टली भी 3:8 है। देन वी से all these compound H2O, CH4 and CO2 follow law of reciprocal proportion, law of reciprocal proportion। अब बैक टू फिर हम लोग डिफिनीशन पे आ रहे हैं, और अब डिफिनीशन देखो कि वो अब क्लियर समझ में ही नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि अब ये एग्जाम्पल आप लोग के दिमाग में होना चाहिए। तो फिर हम लोग डिफिनीशन पे आ रहे हैं। फिर से एक बार डिफिनेशन आप लोग पढ़ो बच्चों। द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ टू एलिमेंट ए एंड बी, टू डिफरेंट एलिमेंट क्या है, एक कार्बन है दूसरा ऑक्सीजन है, दैट कंबाइंड सेपरेटली विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ थर्ड एलिमेंट सी, सी क्या है, हाइड्रोजन है, इज आइदर द सेम और सिंपल मल्टीपल ऑफ द, सेम हो या सेम सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो ऑफ द मासेस इन विच A and B combined directly with each other। डायरेक्टली भी आपका रेशियो 3:8 आ रहा है और इनडायरेक्टली भी रेशियो 3:8 आ रहा है। इसका मतलब कि वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। अगर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेम नहीं आता तो ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करता। ठीक है ना बच्चों, क्लियर समझ में आया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन? तो सबसे ज्यादा टफ जो स्टेटमेंट है चारों लॉ में, सबसे टफ स्टेटमेंट आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ही है। ठीक है ना बच्चों? अब इस पे बेस्ड एक हम लोग क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है 10 मिलीलीटर ऑफ प्रोपेन गैस, कंबशन के बाद उसका जो वॉल्यूम CO2 का है वो सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कितना होगा। कंबशन रिएक्शन आप लोग पढ़े होंगे। कंबशन रिएक्शन में क्या है कि कोई भी अगर हाइड्रोकार्बन रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन, प्रोड्यूस CO2 एंड H2O, है ना। तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है, C3H8। आप लोग एल्केन एल्किन एल्काइन पढ़े होंगे 10th में। तो मीथेन इथेन प्रोपेन गैसेस स्टेट में हो, इसको जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या देगा, CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। ठीक है ना। पहले इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस नहीं करेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं करेगा। तो बैलेंस करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई किए हम, कार्बन बैलेंस हो गया, 4 से यहां पर मल्टीप्लाई किए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 6 और 4 10, या 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑक्सीजन भी बैलेंस। मीन्स कि अब ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। अब 1 मोल इसका 1 मिलीलीटर अगर ये रिएक्ट करेगा तो ये कितना मिलीलीटर प्रोड्यूस कर रहा है, 3 मिलीलीटर, क्योंकि सेम कंडीशन है प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम होगा तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स की तरह हम लोग वॉल्यूम भी ट्रीट कर सकते हैं। तो 1 मिलीलीटर है से कितना मिलीलीटर, 3 मिलीलीटर। तो इसका कितना है 10 है, तो 10 मिलीलीटर अगर प्रोपेन गैस को हम कंबशन कराएंगे तो ये कितना देगा 30 मिलीलीटर CO2 गैस, 30 मिलीलीटर CO2 गैस। तो इसका आंसर क्या होगा 30 मिलीलीटर।
तो बच्चों, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, ये चारों लॉ अच्छी तरह से समझ में आप लोग को आ गया होगा। और अब आपको इसको याद नहीं करना है, ट्रिक्स के थ्रू, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, बस उसका मेन स्टेटमेंट है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इससे पूरा सारा चीज आप रिकॉल कर लोगे। फिर नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। नाम से ही क्लियर है कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट का जो मास का प्रोपोर्शन है वो फिक्स होगा, वो चेंज नहीं करेगा। जैसे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का प्रोपोर्शन है, रेशियो है, वो 1:8 है, वो हमेशा फिक्स रहेगा। किसी सोर्स से आप लो या किसी मेथड और प्रिपरेशन से उसको बनाओ, ठीक है ना। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि दो डिफरेंट एलिमेंट है, जैसे दोनों डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करके एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहा है। अगर एक एलिमेंट का मास अगर फिक्स है तो दूसरे एलिमेंट का मास का रेशियो सिंपल होल नंबर में होगा। और मल्टीपल प्रोपोर्शन हो गया। अब उसके बाद रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या है? रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करेगा थर्ड फिक्स एलिमेंट से, तो फिक्स एलिमेंट से कंबाइन करके जो कंपाउंड बना रहा है उससे जो दो डिफरेंट एलिमेंट का जो मास का रेशियो होगा इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो अगर सेम है तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये मेरा आज का जो वीडियो लेक्चर था वो बेस्ड ऑन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, डिस्कस करेंगे, और मोल क्या है, उसका यूज किस कंडीशन में करेंगे, वेट रहेगा तो मोल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, चार्ज कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.